नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में घटनासार करंट वार्षिकी 2022 के अंतर्गत चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चर्चित स्थल से। इसमें जो सबसे पहला स्थल दिया है दीमा हसाओ, जो कि असम राज्य में है। याद रखिएगा, हाल ही में असम के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार की खोज की गई है और इन खोजों ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक संभावित संबंध की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। याद रखिएगा, एशियन आर्कियोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार असम के अलावा लाओस और इंडोनेशिया में भी इस तरह के जार खोजे गए हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि असम के दीमा हसाओ में महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिलने के कारण ये चर्चा में आया। अगला स्थल है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, हरियाणा के सैंधवकालीन पुरा स्थल है राखीगढ़ी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा खुदाई के दौरान हाल ही में 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं और इस फैक्ट्री के साथ घरों की संरचना और एक रसोई परिसर के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, एएसआई ने पिछले 2 महीने से राखीगढ़ी में हजारों मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरें और बच्चों के खिलौने सहित कई चीजें खोजी हैं जो कि सभ्यता के विकास की ओर संकेत करते हैं। अगला टॉपिक है सूरत। सूरत चर्चा में क्यों आया? आप सभी को पता है कि सूरत गुजरात राज्य में है और भारत की पहली फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MAHSR कहते हैं, इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग के बीच में तैयार होने वाला जो सबसे पहला स्टेशन है वो है सूरत स्टेशन। याद रखिएगा, MAHSR कॉरिडोर अर्थात मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें सूरत, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती, बिलीमोरा, भरूच, मुंबई, ठाणे, बिरार, बोईसर, वापी स्टेशन शामिल हैं। अगला स्थल है बेंगलुरु। याद रखिएगा, 14 मार्च 2022 को बेंगलुरु में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया और इस पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से 230 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। आपने बेंगलुरु के संदर्भ में राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी एक तथ्य पढ़ा था कि बेंगलुरु में एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा गठित भारत का जो पहला डिजिटल वाटर बैंक है, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, इसे बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया था। यह भी तथ्य आप इसके साथ याद रखेंगे। अगला स्थल है मालदीव। याद रखिएगा, भारत के नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने हाल ही में मालदीव की यात्रा की और इस दौरान INS सतलज पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और मालदीव के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया था। अगला स्थल है ग्वाडलजारा। ये जो ग्वाडलजारा है, ये हाल ही में 2022 के लिए ग्वाडलजारा मैक्सिको को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए ग्वाडलजारा चर्चा में आया। याद रखेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए किसको घोषित किया गया है? ग्वाडलजारा मैक्सिको। अगला स्थल है मियां चन्नू, जो कि पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, मियां चन्नू वह स्थान है जहां पर 9 मार्च 2022 को तकनीकी गड़बड़ी से भारत से चली हुई ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी और ये जो स्थल है ये पाकिस्तान की सीमा में 120 किलोमीटर अंदर है। चूंकि इस मिसाइल में कोई आणविक वॉरहेड या पेलोड नहीं था, इसलिए पाकिस्तान में मियां चन्नू स्थान के आसपास किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अगला स्थल है ग्वालियर। 10 मार्च 2022 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने हैं और इनकी कुल संख्या होगी 5। अगर हम ग्वालियर के अलावा अन्य 4 शहरों की बात करें तो उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना आता है। अगला स्थल है किशनगंज। याद रखिएगा, ये जो किशनगंज स्थल है वो दिल्ली में है और भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी है। कहां पर? दिल्ली के किशनगंज में। और इस अकादमी का निर्माण पर 30.76
करोड़ रुपए की लागत आएगी। और याद रखिएगा, ये अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी होगा। अगला टॉपिक है, स्थल है गुरुग्राम। याद रखिएगा, 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन अर्थात ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। याद रखिएगा, इसके पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था। और ये जो नया ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में खोला जा रहा है, ये टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अगला देखिए, श्री रमना काली मंदिर। याद रखिएगा, श्री रमना काली मंदिर ढाका में है और 1971 में पाकिस्तानी सेना के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। इसके 50 साल के बाद 17 दिसंबर 2021 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसके पुनर्निर्माण के बाद इसका उद्घाटन किया गया। आप सभी को पता होगा कि 1971 में पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान श्री रमना काली मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और अब इसका पुनर्निर्माण हुआ और जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया। अगला स्थल है इंदौर। आप सभी को पता है कि इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है और यहाँ पर पाताल पानी स्टेशन है जिसका नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंट्या भील के नाम पर रखने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। आपको पता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात टंट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था और उसी पहल के तहत उन्हें डाकू बनाया गया। अगला चर्चित स्थल लाड़पुरा खास है। उसके पहले इंदौर से संबंधित एक फैक्ट आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ा है, वो यहाँ पर रिकॉल करना आवश्यक है। आप सभी को पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के तहत इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया और यह पुरस्कार उसने लगातार 5वीं बार प्राप्त किया है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला स्थल है लाड़पुरा खास, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में ही है। सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में मध्य प्रदेश के लाड़पुरा खास को नामित किया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित लाड़पुरा खास को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा नामित किया गया है। अगला देखिए, मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क के मध्य मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना की घोषणा की गई है। अर्थात जो मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनेगा, ये तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क के सहयोग से होगा। याद रखिएगा, ये जो ऊर्जा द्वीप है, ये श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच में स्थित होगा। और याद रखिएगा, इस ऊर्जा द्वीप के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 10 से 50 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे बनने वाले ऊर्जा द्वीप से 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। अगला स्थल है पुरी। याद रखिएगा, पुरी उड़ीसा राज्य में है और 24 घंटे सातों दिन सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन? पुरी। याद रखिएगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यहां पर आपसे सीधे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, या पर्टिकुलर उस जिले का नाम पूछ देगा और ऑप्शन में पुरी या उड़ीसा दिया रहेगा, तो आपका वही सही आंसर होगा। भारत की किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है। इस तरह की सुविधा केवल विदेशों में लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसे शहरों में उपलब्ध है। याद रखिएगा, इस परियोजना के कारण अप्रत्यक्ष तौर पर जो पारिस्थितिकी लाभ होगा वो 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे को बचाने से होगा। अगला टॉपिक है फरीदाबाद। फरीदाबाद चर्चा में क्यों आया? देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा राज्य में है, यहां पर फैली अरावली पहाड़ी की श्रृंखला में जुलाई 2021 में प्राचीन सभ्यता के कई हजार वर्ष पुराने शैलचित्र और औजार खोजे गए हैं। यहां मिली गुफाओं की दीवारों पर मनुष्य के हाथ पैर और जानवरों के निशान अंकित हैं, जिन्हें पुरातत्ववेत्ता पूरा पाषाण काल से संबंधित कर रहे हैं। अगला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। इसमें जो सबसे पहला नाम है देव सरायम पिल्लई का है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सरायम को उनके जन्म के 300 वर्ष बाद 15 मई 2022 को वेटिकन में
पोप फ्रांसिस के द्वारा संत की उपाधि प्रदान की गई। यानी संत की उपाधि किसे प्रदान की गई? देवसरायम पिल्लई को। और किसके द्वारा प्रदान की गई? तो वेटिकन में पोप फ्रांसिस के द्वारा। याद रखिएगा, देवसरायम पिल्लई पहले भारतीय आम आदमी हैं जिन्हें पोप ने संत की घोषणा की है। याद रखिएगा, देवसरायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 को एक हिंदू नायर परिवार में कन्याकुमारी स्थित नटलम में हुआ था, जो कि त्रावणकोर राज्य का हिस्सा था। इनका मूल नाम नीलकंठ पिल्लई था। इन्होंने 1745 में ईसाई धर्म स्वीकार किया था और अपना नाम रखा लेजा रूस। 1752 में देवसरायम पिल्लई को गोली मार दी गई थी। यहां पर मूल बात आपको याद रखना है कि देवसरायम पिल्लई को संत की उपाधि प्रदान की गई है। अगला देखिए, प्रियंका मोहिते। याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और मई 2022 में माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों का सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है, इस पर भी चढ़ाई की थी, जो कि दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा प्रियंका मोहिते ने 2013 में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.84 मीटर है, 2018 में माउंट लोत्से, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर, 2016 में माउंट मैकले, जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर है, और माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, इसकी भी चढ़ाई पूरी की है। अगला नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा का। याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 1938 में जम्मू में हुआ था और याद रखिएगा, 1956 में पहली बार फिल्म झनक झनक पायल बाजे में उन्होंने संगीत दिया था। यदि बॉलीवुड में उनकी जोड़ी की बात की जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा की जोड़ी हरि प्रसाद चौरसिया के साथ सुपरहिट थी। आप सभी को बता दें कि हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और 1938 में ही हरि प्रसाद चौरसिया जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस जोड़ी को बॉलीवुड में शिव हरि के नाम से जाना जाता था। शिव हरि नाम से प्रसिद्ध इस जोड़ी ने सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, लम्हे, परंपरा, साहिवान और डर जैसी फिल्मों में अपना संगीत दिया है। अगला नाम है बबीता सिंह का। याद रखिएगा, अप्रैल 2022 में सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम अर्थात AAC के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला नाम है किरण मजूमदार शाह का। याद रखिएगा, 23 मार्च 2022 को बायोकान बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग अर्थात RSE का फेलो के रूप में इनको चुना गया है। याद रखेंगे। अगला नाम है प्राजक्ता कोली का। प्राजक्ता कोली कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री हैं और इन्हें हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के साथ अपनी साझेदारी के तहत ये खिताब जीता, UNDP युवा जलवायु चैंपियन का। याद रखिएगा, प्राजक्ता कोली ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपना योगदान दिया। इस कारण UNDP युवा जलवायु चैंपियन उपाधि इन्हें प्रदान की गई। प्राजक्ता कोली को अब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान और उनके प्रभावों जैसे मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करें, इस प्रकार का कार्य अब उन्हें सौंपा जाएगा। अगला नाम है रवीश तिवारी का। याद रखिएगा, 19 फरवरी 2022 को 40 वर्ष की उम्र में रवीश तिवारी जी का निधन हो गया। रवीश तिवारी द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय पॉलिटिकल एडिटर और राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे। याद रखिएगा, IIT बॉम्बे से रवीश तिवारी ने धातु विज्ञान और सामग्री विज्ञान में इंजीनियरिंग की थी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने तुलनात्मक सामाजिक नीति में मास्टर्ड किया था। याद रखिएगा, रवीश तिवारी प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी थे। अगला नाम है लता मंगेशकर जी का। 6 फरवरी 2022 को
प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। याद रखिएगा 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता दीदी के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का मूल नाम हेमा मंगेशकर था। 1989 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। 19 वर्ष की उम्र में ही मराठी फिल्म कितनी हिसाल के लिए उन्होंने पहला गाना लिखा था और 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में अभिनय भी किया था। यदि बात की जाए हिंदी फिल्म की तो याद रखिएगा 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। उन्होंने गायन कैरियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। याद रखिएगा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, 1909 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का अवार्ड जो कि फ्रांस सरकार द्वारा दिया गया था, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित अन्य अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे। अगला नाम है शकुंतला चौधरी जी का। याद रखिएगा गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी जी का 102 वर्ष की अवस्था में 21 फरवरी 2022 को निधन हो गया। शकुंतला चौधरी असम के कामरूप में रहने वाली थी और शकुंतला चौधरी ने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया था। अगला नाम है जानवी डांगेती का। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अलाबामा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसको शॉर्ट फॉर्म में IASP कहा जाता है अर्थात इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम में प्रशिक्षण पूरा करने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। किस राज्य से संबंध है जानवी डांगेती का? आंध्र प्रदेश से। 19 वर्ष की हैं और इन्होंने IASP में प्रशिक्षण पूरा किया और इस प्रकार वो पहली भारतीय बनी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली। याद रखिएगा इस प्रशिक्षण के लिए दुनिया भर से चुने गए 20 छात्रों में एक नाम था जानवी डांगेती का। याद रखिएगा वह भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों की कैंपस एम्बेसडर भी रही हैं। साथ ही वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स अर्थात IOAA की सदस्य भी हैं। अगला नाम है राहुल बजाज का। याद रखिएगा 16 फरवरी 2022 को उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राहुल बजाज निमोनिया के साथ साथ दिल की बीमारी से पीड़ित थे। यदि हम राहुल बजाज के कैरियर की बात करें तो 1965 में उन्होंने बजाज समूह को संभाला था और राहुल बजाज ने अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद को छोड़ दिया और अपने चचेरे भाई नीरज बजाज को कंपनी की बागडोर सौंप दी थी। आप सभी को पता है 2001 में राहुल बजाज को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है और उन्हें फ्रांस की सरकार की तरफ से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला नाम है विनोद दुहा जी का। याद रखिएगा 4 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में 67 वर्ष की आयु में विनोद दुहा जी का निधन हो गया। विनोद दुहा का संबंध वरिष्ठ टीवी पत्रकार के तौर पे था। याद रखिएगा दूरदर्शन और NDTV में लंबे समय तक काम करने वाले विनोद दुहा को पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार 1996 में प्राप्त हुआ था और वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अगला नाम है मन्नू भंडारी का। याद रखिएगा 15 नवंबर 2021 को मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी जी ने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखा है। याद रखिएगा मन्नू भंडारी जी दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में हिंदी विभाग में प्रोफेसर भी थी। अगला नाम है डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर जी का। याद रखिएगा 29 अक्टूबर 2021 को 81 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर जी का निधन हो गया। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक भी थे। याद रखिएगा डॉक्टर माधवन भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेष समूह के सदस्य भी थे। साथ ही साथ WHO के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी डॉक्टर माधवन ने काम किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री से भी डॉक्टर माधवन को सम्मानित किया था। अगला नाम है डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा का। याद रखिएगा डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा जी का जन्म
उड़ीसा राज्य में हुआ था। ये एक न्यूरो सर्जन थे जिन्हें अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, बसंत कुमार मिश्रा जी AANS सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। अगला देखिए, ओम नाम्बियार, याद रखिएगा, देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाले और उड़न परी PT ऊषा के कोच ओम नाम्बियार जी का 20 अगस्त 2021 को निधन हो गया। वो 89 ईयर के थे। याद रखिएगा, जब 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया था, तब नाम्बियार और 2 अन्य कोच को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहां दोनों बातें आप याद रखेंगे। ओम नाम्बियार को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, वो भी पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार, और दूसरी बात, वो PT ऊषा के कोच भी थे। अगला देखिए, पद्मा सचदेव, याद रखिएगा, डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 अगस्त 2021 को निधन हो गया। वो किस भाषा की पहली आधुनिक कवित्री थी? डोंगरी भाषा की। पद्मा सचदेव ने 1970 के दशक में हिंदी फिल्म प्रेम पर्वत, आंखें देखी, साहस जैसे फिल्मों में गीत लिखे हैं। उन्हें कई पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी के सौहार्द सम्मान, मध्य प्रदेश का कबीर सम्मान, KK बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान 2015 में मिला। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगला नाम है दिलीप कुमार का। याद रखिएगा, हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता थे दिलीप कुमार, और 7 जुलाई 2021 को मुंबई में उनका दुखद निधन हुआ। जब उनका निधन हुआ तो वो 98 वर्ष के थे। यदि हम बात करें दिलीप कुमार के जन्म की, तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था, और उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से किया था, लेकिन अगर उनकी पहली हिट फिल्म की बात करेंगे तो 1947 में रिलीज हुई जुगनू फिल्म दिलीप कुमार की पहली हिट फिल्म थी। उन्होंने मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम जैसी फिल्मों में काम किया, और 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। याद रखिएगा, उन्हें दिलीप कुमार साहब को 2015 में पद्म विभूषण भी मिला था, और उसके पहले 1991 में उन्हें पद्म भूषण का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। भारतीय सेना में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए दिलीप कुमार, और पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया था। अगला नाम है सुरेखा सीकरी का। याद रखिएगा, सुरेखा सीकरी एक अभिनेत्री थी। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। 16 जुलाई 2021 को सुरेखा सीकरी का मुंबई में निधन हो गया। वो 75 वर्ष की थी। याद रखिएगा, सुरेखा सीकरी ने 1978 में राजनीतिक ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने तमस, मम्मो, बधाई हो जैसी 3 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त किया। याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक है जिसका नाम है बालिका बधू। उसमें उन्होंने दादी सा का किरदार निभाया था। किसने? सुरेखा सीकरी जी। अगला नाम देखिए, अगला नाम है उपासना कामिनेनी का। याद रखिएगा, WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना के उद्देश्य से अपोलो अस्पताल के निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के तौर पर जून 2021 में शामिल किया। याद रखिएगा, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट कर्मचारी प्रायः स्थानीय समुदायों के सदस्य होते हैं, और वो समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला नाम है सुमिता मित्रा का। याद रखिएगा, भारतीय मूल की अमेरिकी रसायन शास्त्री सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश की श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जून 2021 में प्राप्त हुआ। यूरोप के प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक यह पुरस्कार यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। सुमिता को यह पुरस्कार दंत चिकित्सा में नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग के लिए दिया गया था। यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि सुमिता मित्रा भारतीय मूल की हैं, ये एक अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं जिन्हें यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 मिला। और किस क्षेत्र के लिए? तो याद रखिएगा, दंत चिकित्सा में नैनो तकनीकी के अनुप्रयोग के लिए दिया गया। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है।
आज की क्लास में आपने चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति को कंप्लीट किया। कल की क्लास में नवीनतम नियुक्ति देखी जाएगी। जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको नियमित आप कंप्लीट करते चलें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।